गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग एम्पियर के परिपथ नियम को समझ चुके हैं और उसे सिद्ध भी कर चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था कि वही एम्पियर का परिपथ नियम बाकी के डेरिवेशंस में यूज होने वाला है। तो आज हम बहुत नई चीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि हम सिंपल एक वायर पढ़ चुके हैं, नॉर्मली एक सीधा तार। उसके बाद उस तार को मोड़कर हमने कुंडली पढ़ी है कि इस तार को जब मोड़ते तो कुंडली कैसे बनाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसी कुंडली के कई सारे मोड़ दे दिए जाए तो ये बनती है परिनालिका। परिनालिका जिसको हम हिंदी में कहीं कहीं सोलेनॉइड भी कहा जाता है, मतलब इंग्लिश नेम है ये सोलेनॉइड, पर हिंदी में आपको सोलेनॉइड लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसे समझने के लिए आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए कि आप सिंपल पहले एक वायर को पढ़ चुके, आप फिर कुंडली को पढ़ चुके, वायर को मोड़ा, कुंडली बनाई और ऐसे कुंडली के कई सारे टर्न दे देकर आपने परिनालिका भी बनाई है, ठीक है। तो अब इस टर्न को हम बोलते हैं फेरे, ठीक है। जितने भी फेरे देंगे उतनी लंबी परिनालिका बनती जाएगी। छोटा सा बेसिक पढ़ते हैं हम आज कि जब हम किसी तार के अंदर करंट प्रवाहित करते, धारा प्रवाहित करते, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। जिसके आसपास हमने डेरिवेशन भी करे, क्योंकि जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, वहाँ वहाँ हमें क्वेश्चन भी मिला है कि आप इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र को पता करके बताइए। तो ये जो वायर है इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होता है। तो हमने यहाँ पर पता किया था ना कि इसके आसपास किसी भी पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र को पता करा था। उसके अलावा हमने पढ़ा था कुंडली। अब वायर को मोड़ के हमने कुंडली बनाई, तो इस कुंडली के आसपास तो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा ही, जैसे इस वायर के आसपास है, लेकिन इसके बीच में से भी कुछ मैग्नेटिक लाइंस पास होती है, कुछ इस तरह से कर्व बनाती हुई पास होती है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइन इसके अंदर से इस तरह से प्रवाहित हुई है, मतलब ये कॉर्नर पे सबसे छोटे कर्व पे ये इस तरह से घूमती हुई नजर आएगी, ठीक है। छोटा पाथ होता है तो ये पूरा हो जाता है, अदरवाइज ये कुछ इस तरह से घूमती हुई बड़े कर्व को बनाती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि कुंडली के अंदर धारा कैसे प्रवाहित करेंगे तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब हमें पता चला कि इसके बीच से यानी सेंटर से भी चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, तो हमने इस कुंडली के केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर ली, एक डेरिवेशन वो भी कर लिया। प्लस इसके अंदर से जितनी भी केंद्र से भी गुजरती है इसकी रेखा, तो हमने इसके अक्ष पर, इस केंद्र से गुजरने वाली रेखा यानी इसके अक्ष पर भी चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर ली, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ चुंबकीय क्षेत्र हमने देखा वहाँ वहाँ हमने उसकी गणना भी कर ली। वहाँ पर भी किसी पॉइंट को P मानकर और वहाँ कितना उसकी तीव्रता होगी ये ज्ञात कर लिया। आज हम पढ़ेंगे परिनालिका सोलेनॉइड, ठीक है। इस परिनालिका को इस कुंडली जैसे कई सारे फेरे देकर बनाया गया है। तो पहले हम इसका थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे कि एक कुंडली का मैं 3D व्यू बनाती हूँ। मान लीजिए कोई कुंडली है, तो इसके किनारों पर मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से अंदर से जब चुंबकीय रेखाएं निकलेगी तो जहाँ छोटी होती है वहाँ पर वो खुद ही अपना एक लूप बना लेती हैं, ठीक है। और इस तरह से वो हर टर्न पे, ये तो मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, पर इस तरह से वो पूरी कुंडली अपने आसपास छोटे छोटे फेरे कंप्लीट कर ही लेती है। जैसे सीधे वायर के आसपास होती है वैसे हर तरह से चारों तरफ से। इसलिए मैंने अभी आपको सामने से केवल ये 2 पॉइंट ही दिखाई देंगे। मैं आपको फ्रंट व्यू इस तरह से दिखा रही हूँ और ये 3D व्यू में विजुलाइज करवा रही हूँ, वरना एक्चुअल जो इमेजिन करेंगे तो ये कुंडली के आसपास कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रहती है और इसके बीच में से इस तरह से कर्व रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं गुजरती है। ये थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, अदरवाइज एक कर्व जैसी निकलती है और जो सेंटर लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो ये चुंबकीय रेखाओं को हम विजुलाइज करेंगे कि एक कुंडली में ऐसी रहती है। तो अब कई सारे अगर फेरे दे दिए जाए तो मैं इसका भी विजुलाइज करवाती हूँ आपको
कि जैसे ये कई सारे फेरे देकर बनाइए, ठीक है, ये एक परिनालिका बनाइए। तो इन परिनालिका के हर एक वायर के आसपास मतलब कुछ इस तरह से आपको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे शो करने से डायग्राम क्या बन जाता है, बहुत रफ हो जाता है। और इसके जैसे केंद्र से लाइन गुजर रही थी, ऐसे हर एक फेरे के केंद्र से लाइन गुजरेगी कुछ इस तरह से, ये ऐसे। और जैसे इधर टर्न पे एक सर्कल बन रहा था, ऐसे छोटे छोटे सर्कल बन रहे थे, वैसे यहाँ पर भी एक छोटा पाथ से कर्व पाथ बनेगा, ठीक है, ऐसा। अब देखिए ये डायग्राम बहुत गंदा लग रहा है, बहुत हौश पौश और गंदा लग रहा है। ऐसे डायग्राम को लेकर हम डेरिवेशन में नहीं पढ़ सकते। ये तो मैंने आपको विजुअलाइज कराने के लिए कहा कि जब एक फेरा है उस तरह से वो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, तो कई सारे फेरे लेकर जो परिनालिका बनाई है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से होगा। अब इसका हम एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हैं, फेयर डायग्राम, जिसमें हम नॉर्मली सिर्फ अगर साइड से देखेंगे तो परिनालिकाएं के फेरों की संख्या, जैसे आप किसी स्प्रिंग है आपके आसपास, किसी स्प्रिंग को अगर साइड से देखते हैं तो आपको सिर्फ ये टर्न दिखाई देते, ठीक है, ये। और इन सभी के आसपास चुंबकीय रेखाओं के इस तरह से कर्व बने, तो जब आप टॉप पर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से गोले दिखाई देंगे। गोले मतलब विजुलाइज कर सकते हो कि होता तो ये सभी के आसपास है जैसे मैंने आपको बताया, पर हम सिर्फ एंड पर बनाएंगे, ठीक है। और इसमें से ये वाला जो सबसे छोटा कर्व बनेगा वो पूरा बनेगा चुंबकीय क्षेत्र का, बीच वाली सीधी चले जाएगी, बाकी इस तरह से कर्व बनाती हुई लाइन गुजरेगी, और ये सब आपस में एक बड़े बड़े कर्व बनाती हुई निकल जाएगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन ऐसे हमने दे चुके हैं। तो ये हम एक सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। और ये क्या है, ये किसी भी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है ये आपको विजुलाइज करवाया है। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना, हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे या चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे या चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। ओवरऑल हमें किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें एम्पियर का उपयोग करना है। एम्पियर ने अपने परिपथ नियम में कहा था कि किसी भी बंद पाथ के लिए आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब आप उसका रेखीय हिस्से या रेखीय पार्ट को लेकर उस रेखीय पार्ट से संबंधित जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका आप समाकलन कर दीजिए, तो पूरे वक्र के लिए, पूरे लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो सकता है। तो यहाँ पर सेम वही फंडा उपयोग किया जा रहा है। हम पूरी परिनालिका के अंदर, अब सोचिए आपको इस पूरी परिनालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को कहा है, तो बहुत टफ टास्क है आपके लिए। कैसे पता करेंगे आप? ऐसे तो जितनी भी लंबी परिनालिका है उसके लिए पता करना मुश्किल है, क्योंकि अंदर मतलब इसके हर एक टर्न के ये जो जितने भी फेरे, इसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उन सभी का कैलकुलेशन आपको करना है। तो काफ़ी टफ टास्क हो जाएगा। इसको हम बहुत सिंपल कर देते हैं। सिंपल करने के लिए हम केवल उस परिनालिका का छोटा सा हिस्सा लेंगे जिसमें हम ये शो करेंगे कि ये इसका क्या है, बाउंड्री वाला हिस्सा, जहाँ पे उसके सारे फेरों का अंत है। ठीक है, जैसे ये फेरे है ना, ऐसे टर्न लेते हैं तो जहाँ जहाँ तक वो पहुँचेंगे ये फेरों की जो बाउंड्री है, अगर ऊपर से ये देखें तो ये जो फेरों के जो आखिरी पॉइंट है ये वाले, ठीक है, उस पूरी बाउंड्री को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली सारी बाउंड्री को हम यहाँ पर सिंपल तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। ठीक, अब
यहाँ पर मैंने ये लाइन दिखाते ना हुए, जैसे यहाँ पे तो आपको लाइन पता है, हमें तो सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो हमने यहाँ पर ये जो डायग्राम है केवल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपको ऐसे सिरों पर दिखाई देगी अपना बंद पाथ बनाते हुए, और दूसरी तो बीच में रहेगी ही जो इस तरह से सीधी सीधी गुजरती रहेगी। तो ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बना दिया जो हमें ज्ञात करना है। अब हमें किसी परिनालिका के अंदर इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र जो है, एक तो कॉर्नर्स पे है जो, ठीक है, इसके फेरों के आसपास जो है, तो बीच वाला तो हम बनाएंगे तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा, केवल उसके कॉर्नर पर जो था अंत तक में, वहां तक हमें बिंदु बनाकर हमने शो कर दिया। अब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए हम एक छोटा सा लूप लेते हैं, छोटा सा लूप मतलब कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसी का एक छोटे से टुकड़ा, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत सारा हिस्सा है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए ये बहुत बड़ा हिस्सा आपका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर पाओगे, तो आप एक छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, और ऐसे जो भी जितना भी बड़ा ये हिस्सा है, ठीक है, मान लीजिए इसे आपको ये खेत है, इसे आपको सेल करना है, तो अब पूरी जो जमीन है उसका क्षेत्रफल अगर आपको पता भी है तो आपको उसका पैसे का भाव कैसे लगाएंगे, सिंपल तरीका क्या है, तो आप एक छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल पता करके फिर जितने भी इसी प्रकार के जितने भी क्षेत्रफल आएंगे उन सबका अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जिससे आपको पूरी जमीन का क्षेत्रफल का भाव पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको उसमें से एक यूनिट का क्षेत्रफल का भाव भी पता है तो आप जितना भी क्षेत्रफल है उसमें ऑब्वियसली गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करके निकाल सकते हैं। तो वैसे ही मैंने पूरी परिनालिका को न लेते हुए परिनालिका के अंदर एक छोटा सा लूप या वक्र लिया है। हमने पढ़ा था एम्पियर का नियम वक्र पे काम करता है, तो एक बंद वक्र लिया है ए बी सी और डी। अब आप सोचोगे कि परिनालिका के अंदर लेना था, अंदर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना था, तो ये इस तरह से क्यों लिया, इसको तो मुझे अंदर लेना चाहिए था, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा लिया गया है ताकि इसमें आप सारी कंडीशन पढ़ ले। देखिए ये जो लाइन है ये परिनालिका के अंदर आ रही है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की गणना हो जाएगी। फिर ये वाली चीज़ जो है बाउंड्री पर है, तो ये दो लाइन है बी और सी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना हो जाएगी। और एक हमने बाहर की तरफ भी लिया है ताकि इससे हमें ये शो हो जाए कि बाहर की तरफ हमें चुंबकीय क्षेत्र को नहीं लेना है, हम केवल अंदर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमने इन तीनों को ध्यान में रखते हुए एक तो हमें अंदर का भी कैलकुलेशन करना है, प्लस ये बाउंड्री जो थी यहाँ पर बी ए से डी के बीच में और बी से सी के बीच में ये बाहरी हिस्सा, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र और इसके बाहर वाला जस्ट बाहर वाला, तीनों ही केस हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। इसलिए हमने जानबूझ के इस बंद वक्र को ऐसे लिया है। इस वक्र की जो लंबाई है वो x है, एक टुकड़े की लंबाई हम मान लीजिए कि x है, ठीक है। तो अब हम एम्पियर का, या फिर आप थोड़ी सी थ्योरी भी इसमें लिख सकते हैं कि इस परिनालिका के अंदर जिसके अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है उसमें हम एक वक्र ए बी सी डी लेते हैं, ठीक है, और एम्पियर के परिपथ के नियम से। परिपथ का नियम क्या बोलता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का उसके ही रेखीय समाकलन करना है, मतलब किसके अभिलक्षित करके जो उसका रेखीय समाकलन होगा, मतलब जितना जितने हिस्से का चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके रिस्पेक्ट में ही उसका समाकलन करना है आपको। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अगर आप कर देंगे तो यहाँ पर पूरे ही परिनालिका के लिए ज्ञात करना है। तो अभी हम एक छोटा सा वक्र ले रहे हैं, तो इस पूरे वक्र का जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड है, कुल चुंबकीय क्षेत्र इस पूरे वक्र का जो भी होगा वो वेक्टर बी होगा, और उसको हमने वेक्टर डीएल मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड करा है। जैसे मैंने आपको परिपथ के नियम में समझाया था ना, छोटे छोटे टुकड़े डीएल करवाए थे, और हर एक डीएल के रिस्पेक्ट में हमने मैग्नेटिक फील्ड बी पता की थी, और लास्ट में समाकलन करके छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर पूरा वक्र पता किया था। तो वैसे भी हम यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं। ये गोला बनाने का मतलब है कोई वक्र है या बंद परिपथ है, तो ये बंद परिपथ के कारण हमने गोला बनाया है। साथ में इसके भी हमने छोटे छोटे पार्ट कर रखे, ए बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, 4 टुकड़े में डिवाइड कर रखा है। तो इसको हम सीधा सीधा 4 टुकड़ों में लिखेंगे। ये बंद परिपथ था, वेक्टर बी डी एल मतलब ये वाला, इस बंद परिपथ की बात कर रहे हैं। तो इसी को हम 4 टुकड़ों में प्लस करके लिख सकते हैं। यानी पहला है ए से बी, ए से बी के लिए क्या होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, ठीक है, प्लस दूसरा वाला है बी से सी,
ये देखिए 4 टुकड़े, पहले ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, डी से ए जा रहे हैं, तब जाके पूरे वक्र का ये चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल प्लस सी से डी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल प्लस डी से ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। अब यहाँ पर हमें हर एक टुकड़ों को 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो पहले हम पहला केस लेते हैं, ए से बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। देखिए यहाँ पर हमें केवल अगर हम इतने को सॉल्व करें, इंटीग्रेशन ना ले, तो हटा देते हैं हम यहाँ से इंटीग्रेशन, या आप कहीं कहीं बुक में देखेंगे तो लास्ट में उसे चलने दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल ले लीजिए, कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी तो कन्फ्यूज़न ना हो। वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल क्या होगा, ए से बी, बी डी एल है ना, वेक्टर है यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट रहेगा, बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, सिंस थीटा क्या है यहाँ पर, तो समझिए बी और डी एल के बीच में थीटा, पहले हम ए से बी की बात करें तो ए से बी के बीच में डी एल तो ये रहा, ये वाला टुकड़े की बात करें। अब ये खुद भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो भी ऐसी है ए से बी की तरफ, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, यानी कि दोनों के बीच में थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो अब अगर ए से बी के लिए देखेंगे तो बी डॉट डी एल कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, तो ये पूरा टर्म 1 बन जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ए टू बी बी डॉट डी एल बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए बी तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर आप इस बी को ये जो एल है, ठीक है, इस जो डी एल दिख रहा है आपको, या फिर अब जो बी डी एल समझ रहे हैं, तो वो डी एल क्या है, वो छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाएगा, वो एक्स ही तो कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस डी एल को क्या मानेंगे, ये छोटा वाला टुकड़ा ए से बी वाला। ठीक है, अब ये टुकड़े का भी छोटा हिस्सा है डी एल है, तो आप देखिए कि डी एल के रिस्पेक्ट में बी का कर रहे हैं तो बी तो यहाँ पर एक समान है, बाहर आ जाएगा, ए से बी हो जाएगा, और यहाँ पर 1 डी एल बचेगा। ठीक है, तो इस डी एल को या तो आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, बी रखकर डी एल की जगह आप क्या रख देंगे, डी एक्स, और यहाँ रीजन लिख दीजिए क्योंकि डी एल किसके बराबर है, यहाँ पर छोटा टुकड़ा डी एक्स के। ठीक है, क्योंकि इस लंबाई को हम क्या लेते हैं, पूरा एल ले चुके हैं इस लेंथ को, लेकिन ये पूरी लेंथ हमने अभी एक्स मान रखी है, एक्स मान रखी है तो हम यहाँ डी एल को क्या ले लेंगे, डी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप मान सकते हैं। तो अगले स्टेप में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं, यहीं के यहीं कर लीजिए इसे कंप्लीट। ए से बी के लिए बी डॉट डी एक्स है। ठीक है, अब डी एक्स के रिस्पेक्ट में आप अगर इस लेंथ का करेंगे, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो देख लीजिए, क्योंकि हमने डी एल नहीं माना है, हमने एक्स माना है, एक्स माना है तो हम डी एल को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं, यानी कि एल का छोटा सा हिस्सा डी एल है। तो उसी तरह एक्स वाली जो हमने माना था, ये जो एक्स लाइन, इसका छोटा पार्ट डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम dx के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो b और इंटीग्रेशन ऑफ b बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही होगा। ठीक है, 1 का जिसके भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वो x ही आता है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ही आपको पूरा सॉल्यूशन, यहाँ इस वाले का पूरा सॉल्यूशन dx आ गया, तो अब पूरा इसकी जगह हम क्या रख देंगे, dx। सेकेंड कंडीशन अगर हम देखें तो b से c वेक्टर b डॉट वेक्टर डी एल, इसको सॉल्व करेंगे b टू c। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे b डॉट डी एल कॉस थीटा, रीज़न लिखेंगे कि सिंस थीटा कितना है 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री है, देखिए BC की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है तो कॉस 90 कितना होता है, बी डी एल कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, 0 होने से पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। थर्ड केस की अगर बात करते हैं तो इंटीग्रेशन c टू d वेक्टर b डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर तो आपको सीधा 0 लिखना है और रीज़न लिखना है आउटसाइड, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ कहाँ का कैलकुलेशन करना है, इस सोलेनॉइड के अंदर की कैलकुलेशन पूछी है, तो बाहर वाले एलिमेंट को हमें क्या लेना है, 0। ठीक है, तो आउटसाइड या फिर लिखिए कि सी डी
परिनालिका के बाहर है। ठीक है, CD परिनालिका के क्या है, बाहर है। बाहर है तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब चौथे नंबर की बात करते हैं, D से A की तरफ चलते हैं। तो D से A की तरफ अगर हम चलेंगे तो इंटीग्रेशन D टू A B DL cos थीटा, और यहाँ पर हम फिर से देखेंगे थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री। अब देखिए B से D नीचे आ रहे हैं हम लोग और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो B DL थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। 90 हो जाएगी तो D टू A, और इसकी cos 90 कितना होता है, इस पूरे टर्म को ही आप 0 कर देंगे तो B डॉट DL cos 90, और फाइनली आंसर आया 0। तो आपको पहले का आंसर मिला BX, बाकी ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है। इन सबको मिला के वापस मैं उस ऊपर वाली इक्वेशन में रख देती हूँ। तो फाइनली मुझे क्या मिला, इंटीग्रेशन B DL, पहले वाले से मुझे BX मिला, बाकी सबसे 0 0 0 मिला, ये टर्म मिला। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक, अब हम समीकरण 2 की बात करेंगे। तो 2 क्या होता है, जो हमें ऑलरेडी पता है कि हम जानते हैं, समीकरण 1 को हम और सॉल्व करेंगे। ये समीकरण 1 जो है पूरी परिनालिका की बात करते हैं, तो संपूर्ण परिनालिका के अंदर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर, अगर हम पूरी परिनालिका लेते हैं तो इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू, देखिए पूरी परिनालिका यानी चुंबकीय क्षेत्र तो एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पर BX एज इट इज है। यहाँ पर अब एम्पियर का नियम लगा देते हैं, एम्पियर के नियम से। अब एम्पियर का नियम क्या बोलता है कि BDL है ना, तो BDL क्या होता है, μ0 NI होता है। हमने जो लास्ट डेरिवेशन में प्रूव किया था। पूरी परिनालिका की बात कर रहे हैं तो μ0 परिनालिका का हमने अभी एक ही हिस्सा लिया था। अब ऐसी तो पूरी परिनालिका में जितने भी फेरे हैं तो उन सबके फेरों का संख्या n लेंगे, और जितना क्षेत्र उसका x आया था अंदर की तरफ, ऐसे कई सारे छोटे छोटे लूप लेकर हम पूरी परिनालिका की गणना करेंगे। तो हम उसे x का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और I मतलब जो उसमें प्रवाहित धारा है जो हमें लेना ही है। तो हमें n और x का मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि हम पूरी परिनालिका की गणना कर रहे हैं, क्योंकि न कि केवल एक लूप की। ठीक है, तो μ0 NX I ये पूरी परिनालिका के लिए हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिला आपको कि BX दोनों के RHS बराबर है, दोनों की LHS BX इक्वल टू μ0 NX I था। x से x कट गया तो B इक्वल टू μ0 NI। अब सुनिए, ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी डेरिवेशन आएंगे, जैसे ही कोई डेरिवेशन स्टार्ट होता है कि किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड या उससे रिगार्डिंग जो भी डेरिवेशन स्टार्ट होता है कि किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, और यहाँ की तक की डेरिवेशन जितने अब आगे पढ़ेंगे उसमें भी डायरेक्ट इसका उपयोग किया जाएगा। इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि किसी भी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B इक्वल टू μ0 NI होगा। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, B इक्वल टू μ0 NI। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।